In this lecture, we will continue the chapter reproduction. Learning objectives are seed germination, types of seed germination, and parthenocarpy means seedless fruit. In the last, we will discuss about the homework of this chapter. Seed germination. Seed germination is a process in which a dormant or sleeping embryo awake up, renew its life and develop into a seedling is called germination. ठीक है, सीड जर्मिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड जो है वो ग्रो करना स्टार्ट करता है, सीड जो है वो इंक्रीज हो जाता है, साइज़ में बढ़ना शुरू होता है, ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसको जर्मिनेशन का वर्ड यूज़ किया जाता है. सीड की ग्रोथ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है फेवरेबल कंडीशन, यानी कि जब सॉइल में वाटर कम्प्लीटली प्रेजेंट होगा, डिफरेंट न्यूट्रिएंट मौजूद होंगे, खाद अच्छी होगी, सूटेबल कंडीशन होगी, वेदर कंडीशन अच्छी होगी, तो सीड जो है वो तेज़ी से जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट करता है. ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन का एक प्रोसेस जिसमें सीड जो है वो जर्मिनेट करना शुरू करता है, स्टार्ट करना शुरू करता है, सीड जो है वो सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कहलाती है सीड जर्मिनेशन. आप यहाँ पर एक सिंगल सीड देख रहे हैं, ये सॉइल में सोक है, ये सीड कुछ अरसे के बाद जो है वो रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है. रेडिकल जो है वो टर्न इनटू रूट्स एंड एपिकोटाइल टर्न इनटू शूट. अब यहाँ पर जो हाइपोकोटाइल का रीजन था, इसने रेडिकल फॉर्म की, रेडिकल्स ने रूट हेयर्स बना ली, और जो रेडिकल हाइपोकोटाइल के ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो एपिकोटाइल कहलाता है. एपिकोटाइल टर्न इनटू शूट, तो एपिकोटाइल से जो है वो शूट बन जाती हैं. ये देखें, लीफ अराइज हो जाती हैं. तो सीड से जो है वो बेसिकली रूट का बनना और शूट का बनना, और सीड में जर्मिनेशन जो है वो स्टार्ट होती है फेवरेबल कंडीशन के लिए. अब जो है वो सीड की जर्मिनेशन जो है वो 3 तरह की होती है. एक हाइपोजेल जर्मिनेशन, एपिजेल जर्मिनेशन एंड विविपेरस जर्मिनेशन. अब हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि ये 3 टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन जो है वो किस तरह से सीड में देखी गई हैं. सबसे पहली जो जर्मिनेशन है वो कहलाती है हाइपोजेल जर्मिनेशन. हाइपो मीन बिलो, जियोज मीन अर्थ. In this germination, the cotyledons remain below the soil throughout the process of germination. For example, gram, maize and pea. अब हाइपोजेल जर्मिनेशन में क्या होता है कि जो कॉटिलीडन्स हैं वो सॉइल में ही रहते हैं, यानी कि सॉइल से बाहर नहीं निकलते. अब आप यहाँ पर एक देखें, सिंगल जो है वो सीड है, सीड से जो हाइपोकोटाइल है उससे रूट अराइज होना शुरू हो गई. हाइपोकोटाइल ने रूट बना ली. इस हाइपोकोटाइल के ऊपर वाला एरिया जो है वो क्या कहलाता है, एपिकोटाइल. एपिकोटाइल ने क्या किया, लीव बनाना शुरू करी, और इस तरह से हाइपोकोटाइल एपिकोटाइल जर्मिनेट इनटू शूट एंड हाइपोकोटाइल जर्मिनेट इनटू रूट, और कॉटिलीडन्स रिमेन इन द सॉइल. इस तरह से देखें, यहाँ पर ये हाइपोकोटाइल से जो है वो रूट बन गई पूरी, और ये कॉटिलीडन है, और ये कॉटिलीडन सॉइल में ही मौजूद है, ये सॉइल से बाहर नहीं निकला. और इस तरह से जो एपिकोटाइल का पोर्शन था उसने शूट अराइज किया, और ये शूट जो है वो एक कंप्लीट प्लांट में कन्वर्ट हो गया. और ये एग्जांपल जो है वो मेज में देखी गई है, जैसे पीज में, यानी कि मटर के प्लांट के अंदर जो है ये हाइपोजेल जर्मिनेशन होती है. इसका कॉटिलीडन ज़मीन के अंदर ही रहता है, ज़मीन से बाहर नहीं आता. बस कॉटिलीडन जो है उसकी सीड कोट रप्चर्ड होती है, और उससे शूट और रूट अराइज हो जाते हैं, और कॉटिलीडन सॉइल के अंदर ही रहते हैं. अब नेक्स्ट जर्मिनेशन देख लेते हैं हम क्या है. नेक्स्ट है एपिजेल जर्मिनेशन. एपी मीन अबव, जियोज मीन अर्थ. इट इज़ द काइंड ऑफ जर्मिनेशन during which cotyledons are carried above the soil due to rapid growth of hypocotyle, the region of the axis just below the cotyledons. For example, castor oil seed. तो एपिजेल जर्मिनेशन क्या हुई कि एपिजेल जर्मिनेशन में जो कॉटिलीडन था वो सॉइल से बाहर आ जाता है. और सॉइल से बाहर कैसे आता है कि जो हाइपोकोटाइल का पोर्शन होता है वो हाइपोकोटाइल रैपिड ग्रो करता है, एकदम से उसमें ग्रोथ स्टार्ट होती है, तो वो खींचता हुआ कॉटिलीडन को बाहर की साइड ले आता है. तो कॉटिलीडन सॉइल से बाहर आ जाते हैं. आपने अक्सर क्यारी में भी देखा होगा, जब आप धनिए का कोई बीज लगाती हैं धनिए के, तो जब उसमें से शूट अराइज होता है, एक स्मॉल स्टॉक निकलती है और 2 लीफ पार्ट निकलते हैं, तो वो स्टॉक और लीफ के ऊपर ही कॉटिलीडन, यानी कि सीड कोट का जो सीड कवर होता है या कॉटिलीडन, वो चिपका हुआ होता है. तो एपिजेल जर्मिनेशन में क्या होता है कि कॉटिलीडन जो है वो सॉइल से बाहर आ जाता है, सॉइल में ही नहीं रहता, बाहर आ जाता है. तो ये जर्मिनेशन जो है एपिजेल जर्मिनेशन कहलाती है. कैस्टर ऑयल सीड मोस्ट इसकी एग्जांपल है कि इस कैस्टर ऑयल सीड में एपिजेल जर्मिनेशन होती है. ठीक है, तो ये 2 तरह की जर्मिनेशन हो गई. हाइपोजेल जर्मिनेशन जिसमें कॉटिलीडन्स रिमेन इन द सॉइल. एपिजेल जर्मिनेशन इसमें कॉटिलीडन्स
जर्मिनेट कॉटिलीडन्स जर्मिनेट होके सॉइल से बाहर आ जाते हैं। ये जर्मिनेशन जो है वो एपिजल जर्मिनेशन कहलाती है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्ड वन इज़ विविपेरस जर्मिनेशन। विविपेरस जर्मिनेशन एक बहुत डिफरेंट टाइप की जर्मिनेशन है। इसमें भी सीड ही जर्मिनेट हो रहा है, बट सीड जो है वो ज़मीन में सोक नहीं है। सीड जब फ्रूट के अंदर मौजूद है तो वो उस फ्रूट से ही न्यूट्रिएंट लेते हुए ही जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। जैसा कि मैंग्रोव्स में देखा गया है कि आप ये देखें, ये एक प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट की ये ब्रांच है, इस ब्रांच के अंदर फ्रूट लगा हुआ है, इस फ्रूट में क्या है, सीड मौजूद है। तो अब कुछ टाइम के बाद ये सीड जो है वो जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इस न्यूट्रिएंट जो है फ्रूट से ही एब्जॉर्ब कर लेगा और ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाएगा। जब ये जर्मिनेट होगा तो रेडिकल फॉर्म करेगा। रेडिकल मैंने आपको बताया कि रेडिकल जो है वो रूट्स बनाते हैं, तो सबसे पहले रेडिकल बनेगी। अभी ये ब्रांच से और अभी पेरेंट प्लांट से ही ये अटैच्ड है। जब रेडिकल बनेगी तो रेडिकल इतनी थिक और स्ट्रांग होती है, ये देखें ये रेडिकल कितनी ज़्यादा जो है वो थिक है, लॉन्ग है, और इसके वज़न की वजह से फिर ये फ्रूट जो है वो डिटैच हो जाता है अपने पेरेंट प्लांट से। जब ये फ्रूट डिटैच होकर गिर जाते हैं ज़मीन में तो ये रेडिकल्स जो है वो रूट में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए रूट बना ली, फिर इसने ये कम्प्लीटली जर्मिनेट करके और सॉइल के साथ फिक्स्ड होके वहाँ पे जो है ग्रो करता है, और ग्रो होके ऊपर से शूट जो है वो डेवलप कर लेता है। तो विविपेरस जर्मिनेशन एक डिफरेंट टाइप की जर्मिनेशन है। इस जर्मिनेशन में सीड फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है, वहीं से न्यूट्रिएंट लेता है। जब वो ग्रो करेगा तो सबसे पहले रेडिकल फॉर्म करता है। रेडिकल्स जो है वो इतना ज़्यादा थिक और हैवी होता है जिसकी वजन से फ्रूट जो है वो गिर जाता है। जब वो फ्रूट गिरता है तो रेडिकल सॉइल से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करेगा और वहाँ पर फिक्स्ड हो जाएगा, और फिर वहाँ से ही अपना शूट जो है वो अराइज कर लेगा। तो विविपेरस जर्मिनेशन मैंग्रोव्स में देखी गई है। मैंग्रोव प्लांट क्या हैं? मैंग्रोव प्लांट्स जो है वो कोस्टल एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ऐसी जगह समंदर के मतलब किनारे ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे बहुत सारी झाड़ियाँ लगी हुई होती हैं। ठीक है, तो कोस्टल एरिया में बहुत सारी जो झाड़ियाँ होती हैं ये मैंग्रोव्स कहलाती हैं। ये मैंग्रोव्स ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं मैंग्रोव्स। इस मैंग्रोव से जो है वो लोग क्या करते हैं, इसको कट करके ले जाते हैं, इसकी लकड़ी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इस मैंग्रोव्स की रूट्स में बहुत सारे श्रिम्प्स, प्रॉन्स पलते हैं, यानी कि ये इतनी फेवरेबल कंडीशन देता है क्योंकि ये कोस्टल एरिया के इर्द गिर्द लगे हुए होते हैं झाड़ियाँ। तो वो जो है मैंग्रोव जो हैं वो उनकी रूट जो है और उसका जो इन्वायरमेंट है वो इतना फेवरेबल होता है श्रिम्प्स के लिए, प्रॉन्स के लिए। उसके रूट्स में जो है ये सब फिशेस जो हैं वो पलती हैं। तो मैंग्रोव्स के अंदर जर्मिनेशन जो है वो इसी तरह से होती है कि उसके सीड जो है फ्रूट के अंदर ही जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। ये विविपेरस जर्मिनेशन कहलाती है। अब एक और टर्म यूज़ की जाती है जिसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मीन्स सीडलेस फ्रूट। अब इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, द प्रोसेस इन विच द फ्रूट फॉर्मेशन टेक प्लेस विदाउट सीड फॉर्मेशन इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पी। मीन कि इसमें जो है वो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, फर्टिलाइजेशन के बगैर ही सीड बनेगा। मैंने आपको बताया कि सीड कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, सीड ओवरी में बनता है। और किससे बनता है? ओव्यूल से। ओव्यूल टर्न इनटू सीड एंड ओवरी टर्न इनटू फ्रूट। तो ओव्यूल में जो सीड है वो ओव्यूल के ही सेल से या ओवरी के ही अपने टिश्यूज़ जो सेल्स होते हैं वही ग्रो करना शुरू कर देते हैं और सीड प्रोड्यूस कर लेते हैं। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, कोई पॉलिनेशन नहीं हुई, बगैर फर्टिलाइजेशन और बगैर पॉलिनेशन के फ्रूट फॉर्म होता है। और ये जो फ्रूट जब बनेगा तो ये फ्रूट जो है वो सीडलेस होगा, इसमें सीड्स नहीं होते। अगर उस फ्रूट में जब सीड नहीं होंगे तो वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे बनाना है, बनाना में सीड्स नहीं हैं। बनाना, पाइनएप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस, सम स्पीशीज़ ऑफ ऑरेंजेस, इसमें जो है वो सीडलेस ये फ्रूट होते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो पार्थिनोकार्पिक है इसमें ओव्यूल के ही सेल्स, ओव्यूल के ही टिश्यूज़ जो है वो अराइज होकर फ्रूट बना लेते हैं। लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इंडोल एसिटिक एसिड हार्मोन्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्थिनोकार्पिक के लिए। ये नेचुरली जो है वो उस सीड में प्रोड्यूस होता है, नेचुरली उस ओव्यूल में प्रोड्यूस होता है। तो उस फिर जो है वो सीड जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि फ्रूट बनना शुरू हो जाते हैं, सीड नहीं बनते। तो इंडोल एसिटिक एसिड टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। ठीक है, ये एक हार्मोन्स हैं जो कि फ्रूट की फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं, ओवरी में प्रेजेंट होते हैं, ये नेचुरली फ्रूट फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, एंड
और ये जो फ्रूट बन रहा है ये बगैर फर्टिलाइजेशन और बगैर पॉलिनेशन के हो रहा है, तो ये टर्म जो है वो पार्थिनोकार्पी कहलाती है। तो आपसे जो है वो पेपर में ये पूछा जा सकता है कि पार्थिनोकार्पी क्या है, जर्मिनेशंस कितनी तरह की होती हैं, सीड कैसे जर्मिनेट करता है, सीड को कौन सी कंडीशंस चाहिए होती हैं। तो ये हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हुआ है। आइए अब हम इसका होमवर्क देखते हैं। होमवर्क क्या है, व्हाट इज़ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की डेफिनेशन आपको बतानी है और इसके 3 टाइप्स के नाम लिखने हैं। ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, इसमें आपको जर्मिनेशन के बारे में बताना है। अगर डायग्राम ड्रॉ करें तो अच्छी बात है, टाइम ना हो तो फिर ज़रूरत नहीं है। वैसे शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए डायग्राम्स की ज़रूरत नहीं होती, बट आप बनाएं तो उसके मार्क्स जो है वो आपको अच्छे मिल सकते हैं, ठीक है। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन, तीनों टाइप जर्मिनेशन की बताएं, उसको डायग्रामेटिक वे के साथ डिस्क्राइब करें तो और भी बहुत अच्छा है। इस तरह से आपकी डायग्राम की प्रैक्टिस होती है और आपको डायग्राम से जो है वो जब टीचर चेक कर रही होती है तो उसे पता होता है कि बच्चे ने समझ के जो है वो इसे किया है या कॉपी नहीं किया, ठीक है। तो आपको थर्ड क्वेश्चन इसका है, एक्सप्लेन पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी को आपने एक्सप्लेन करता है, ये कौन सी कंडीशन है, इसकी एग्जांपल्स देनी है। तो ये आज आपका होमवर्क था, ये तीनों क्वेश्चंस आपने करने हैं। अब इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे। ओके।